हेलो एवरीवन, इन आया क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की हिंदी बुक कृतिका के पाठ साना साना हाथ जोड़ी का सेकंड पार्ट, जिसे मधु कांकरिया जी ने लिखा है। चलिए शुरू करते हैं। लेखिका बता रही हैं कि हम लगातार ऊंचाइयों पर चढ़ते जा रहे थे। जितेन बता रहा था, अब हम हर मोड़ पर हेयर पिन बेंट लेंगे और तेजी से ऊंचाई पर चढ़ते जाएंगे। हेयर पिन बेंट के ठीक पहले एक पड़ाव पर उन्होंने देखा कि 7-8 वर्ष की उम्र के बहुत सारे बच्चे, पहाड़ी बच्चे जो थे, वे स्कूल से लौट रहे थे और वे लेखिका से लिफ्ट मांग रहे थे। जितेन ने बताया कि हर दिन 3-3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ाई चढ़कर ये बच्चे स्कूल जाते हैं। जितेन के ये बताने पर जो लेखिका की सहेली थी मणि, वह कहने लगी, क्या यहाँ पर स्कूल बस नहीं है? इस पर जितेन हंस पड़ा और बोला, मैडम, ये मैदानी नहीं, पहाड़ी इलाका है। मतलब यहाँ पर मैदान की तरह कोई भी आपको चिकना वर्बीला नहीं मिलेगा, यानी कि बढ़े हुए पेट वाला नहीं मिलेगा। यहाँ जीवन बहुत कठोर है। नीचे तराई में ले देकर एक ही स्कूल है। दूर दूर से बच्चे उस स्कूल में आते हैं और सिर्फ वे पढ़ते ही नहीं हैं। इनमें से अधिकतर तो बच्चे ऐसे हैं जो शाम के समय अपनी माँ के साथ मवेशियों को यानी पशुओं को चराते हैं, पानी भी भरते हैं और जंगल से लकड़ियों के भारी भारी गट्ठर भी ढोते हैं। खुद मैंने भी ढोए थे, जितेन बोला। खतरा अब धीरे धीरे बढ़ने लगा था। रास्ते और भी संकरे होते जा रहे थे, यानी कि छोटे होते जा रहे थे। लेखिका को कई बार तो ऐसा लगता जैसे रास्तों को इंच टेप से नापकर सिर्फ इतना ही बनाया गया है कि जिससे एक जीप उसमें से निकल जाए। रास्ते सिर्फ इतने ही चौड़े बनाए गए हैं कि अगर जरा सा भी संतुलन बिगड़ा और इंच भर भी जीप इधर से उधर खिसकी तो हम सीधे घाटियों में। इन रास्तों पर जगह जगह लिखी चेतावनियां भी हमें खतरों के प्रति सजग कर रही थी। सामने ही लिखा था, धीरे चलाएं, घर में बच्चे आपका इंतजार कर रहे थे। ऐसे चेतावनियां जो लिखी हुई थी। लेखिका आगे कहती हैं कि थोड़ा और आगे बढ़े कि फिर एक चेतावनी, वी केयर मैन ईटर अराउंड, पर हमें नरभक्षी जानवर नहीं, दूध देने वाले याक दिखे, काले काले ढेर सारे याक। पहाड़ों पर गिरती बर्फ से प्राकृतिक ढंग से रक्षा करने वाले घने घने बालों वाले याक। सूरज अब ढलने लगा था, शाम हो गई थी। हमने देखा कुछ पहाड़ी औरतें गायों को चराकर वापस लौट रही थी। कुछ के सिर पर लकड़ियों के भारी भरकम गट्ठर थे। उनमें से जो कुछ औरतें थीं, उन्होंने अपने सरों पर लकड़ियों के गट्ठर उठाए हुए थे। ऊपर आसमान फिर धुंध और बादलों से घिरा हुआ था। उतरती संध्या में जीप अब चाय के बागानों से गुजर रही थी कि फिर एक दृश्य ने मुझे खींचा, यानी लेखिका को फिर एक दृश्य दिखाई दिया। नीचे चाय के हरे भरे बागानों में कई युवतियां बोकू पहने, बोकू एक जो है वो सिक्किम का परिधान है, उसका नाम है बोकू। चाय की जो उन्होंने बोकू पहन रखा था और वे चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। नदी की तरह उफान लेता उनका यौवन और श्रम यानी परिश्रम से दमकता गुलाबी चेहरा। एक युवती ने चटक लाल रंग का बोकू पहन रखा था। सघन हरियाली के बीच, यानी कि जो गहरी चारों तरफ हरियाली बिखरी हुई थी, उसके बीच चटक लाल रंग डूबते सूरज की स्वर्णिम यानी कि सोने जैसी और सात्विक आभा में कुछ इस कदर इंद्रधनुषी छटा बिखेर रहा था कि मंत्रमुग्ध सी मैं चीख पड़ी थी। इतना अधिक सौंदर्य मेरे लिए असहाय था। यानी लेखिका को इतना अधिक सौंदर्य ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे वह उसे सहन नहीं कर पा रही है, उनके लिए असहाय था। आगे वे बताती हैं कि युमथांग पहुंचने के लिए घाटियों में पहुंचने के लिए हमें रात भर लायुंग में पड़ाव लेना था। गगनचुंबी पहाड़ों के तल में, यानी जो पहाड़ थे वे उन्हें ऐसे लग रहे थे जैसे आसमान को चूम रहे हों। उनके तल में सांस लेती एक नन्ही सी शांत बस्ती लायुंग। सारी दौड़ धूप से दूर जिंदगी जहां निश्चिंत सी सो रही थी। लेखिका को ऐसा लग रहा था जैसे वहां पर जिंदगी जो है वो निश्चित होकर सो रही हो। उसी लायुंग में, उसी बस्ती में हम ठहरे थे, तिस्ता नदी के तीर पर बसे लकड़ी के एक छोटे से घर में।
मुंह हाथ धोकर मैं तुरंत ही तीस्ता नदी के किनारे बिखरे पत्थरों पर बैठ गई थी। लेखिका ने हाथ मुंह धोया और फिर तुरंत ही आकर वे तीस्ता नदी के किनारे बिखरे जो पत्थर थे उन पर बैठ गई थी। सामने बहुत ऊपर से बहता झरना नीचे कल कल बहती तीस्ता में मिल रहा था। मध्यम मध्यम हवा बह रही थी। मध्यम मध्यम यानी कि धीमी धीमी हवा बह रही थी। पेड़ पौधे उस हवा में झूम रहे थे। गहरे बादलों की परत ने चांद को ढक रखा था, यानी आसमान पर गहरे बादल छाए हुए थे। बाहर परिंदे यानी कि पक्षी और लोग अपने घरों को लौट रहे थे कि रात होने वाली थी, और जो परिंदे थे वो भी अपने घरों को लौट रहे थे और लोग भी अपने घरों की ओर लौट रहे थे। वातावरण में एक अद्भुत शांति थी, ऐसा प्रतीत हुआ। मंदिर की घंटियों सी, घुंघरुओं की रुनझुनाहट सी आंखें अनायास भर आई। ज्ञान का नन्हा सा बोधिसत्व जैसे भीतर उगने लगा। वहीं सुख, शांति और सुकून है जहाँ अखंडित संपूर्णता है। पेड़ हैं, पौधे हैं, पशु और आदमी सब अपनी अपनी लय, ताल और गति में हैं। हमारी पीढ़ी ने प्रकृति की इस लय, ताल और गति से खिलवाड़ कर अक्षम्य अपराध किया है। लेखिका कहती हैं कि जो हमारी पीढ़ी है उसने प्रकृति की इस लय, ताल और गति से खिलवाड़ कर अपराध किया है, उसे क्षमा नहीं किया जा सकता। यानी वनों को काटा है और ये सब कुछ अक्षमा करने योग्य नहीं है। आगे वे कहती हैं कि हिमालय अब मेरे लिए कविताएं ही नहीं, एक दर्शन भी बन गया था। अंधेरा होने के पहले ही वे अब किसी प्रकार डगमगाती हुई शिलाओं और पत्थरों से होकर तीस्ता नदी की धार तक पहुंच गई। बहते हुए पानी को अपनी अंजुली में भरा तो अतीत भीतर धड़कने लगा। उन्हें अतीत की यादें ताज़ा हो गई। स्मृति में कौंधा उन्हें कि हमारे यहाँ जल को हाथ में लेकर संकल्प किया जाता है। उन्हें याद आया कि हमारे यहाँ जल को हाथ में लेकर संकल्प किया जाता है। क्या संकल्प करूं, उन्होंने सोचा, पर मैं संकल्प की स्थिति में नहीं थी। वे बताती हैं, फिर थी भीतर थी एक प्रार्थना, एक कमजोर व्यक्ति की प्रार्थना। भीतर का सारा हलाहल हलाहल यानी विष, जहर जो था वो सारी तामसिकताएं बह जाएं इसी बहती धारा में। उन्होंने ऐसी प्रार्थना की। रात धीरे धीरे अब गहराने लगी थी। अंधेरा गहरा हो गया था। हिमालय ने जैसे काला कंबल ओढ़ लिया था। जितेन ने लकड़ी के बने खिलौने से उस छोटे से गेस्ट हाउस में गाने की तेज धुन पर जब अपने संगी साथियों के साथ नाचना शुरू किया तो देखते देखते एक आदिम रात्रि की महक से परियों की कहानी सी मोहक वह रात महक उठी। यानी जब जितेन ने अपने साथियों के साथ गाना शुरू किया तो लेखिका को ऐसे लगा हो जैसे वह रात महक उठी हो। मस्ती और मादकता का ऐसा संक्रमण यानी मिलन, संयोग, यानी उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि चारों ओर मस्ती और मादकता का जो संक्रमण हुआ है वे एक एक कर हम सभी सैलानी गोल गोल घेरा बनाकर सब नाचने लगे। जो सैलानी थे और जो लेखिका थी वे सब नाचने लगे। और वे आगे बताती हैं कि मेरी 50 वर्षीय सहेली जो मणि है थी, उसने भी कुमारियों को भी मात करते हुए वो शानदार नृत्य प्रस्तुत किया कि हम सब अवाक उसे ही देखते रह गए। कितना आनंद भरा था उसके भीतर, कहाँ से आता था इतना आनंद। लायुंग की सुबह बेहद शांत और सुरम्य। अब लेखिका बताती हैं कि जो लायुंग बस्ती में वह ठहरी हुई थी, जब सुबह हुई तो वह सुबह बेहद शांत थी और सुरम्य थी। तीस्ता नदी की शांत धारा के समान ही कल कल कर बहती हुई। जैसे तीस्ता नदी की शांत धारा बह रही थी, ऐसे ही वहां पर सुबह के वक्त शांति थी। अधिकतर लोगों की जीविका का साधन, वहाँ के जो अधिकतर लोग थे उनकी जीविका का साधन पहाड़ी आलू, धान की खेती करना और दारू का व्यापार करना था। सुबह मैं अकेले ही टहलने निकल गई थी। मैंने उम्मीद की थी कि यहाँ मुझे बर्फ मिलेगी, पर अप्रैल के शुरुआती महीने में यहाँ बर्फ का एक कतरा भी नहीं था। लेखिका को यहाँ पर बर्फ मिलने की उम्मीद थी, लेकिन अप्रैल के शुरुआती माह में वहाँ बर्फ नहीं थी। यद्यपि हाँ, लेकिन हम सी लेवल से यानी कि समुद्री सतह से 14,000 फीट की ऊंचाई पर थे। मैं बर्फ देखने के लिए बेचैन थी।
लेखिका थी वो बर्फ देखने के लिए बेचैन थी, आतुर थी। हम मैदानों से आए लोगों के लिए बर्फ से ढके पहाड़ किसी जन्नत से कम नहीं होते। वहीं पर घूमते हुए एक सिक्किमी नवयुवक ने मुझे बताया कि प्रदूषण के चलते स्नोफॉल लगातार कम होती जा रही है, कि प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि अब बर्फ का गिरना लगातार कम हो रहा है। पर यदि मैं कटाव चली जाऊं तो मुझे वहां शर्तिया बर्फ मिल जाएगी, उस सिक्किमी युवक ने बताया। कटाव यानी भारत का स्विट्जरलैंड। कटाव जो कि अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनने के कारण सुर्खियों में नहीं आया है। टूरिस्ट स्पॉट्स मतलब भ्रमण स्थल, घूमने की जगह अभी इसको नहीं बनाया गया है, इसलिए यह सुर्खियों में नहीं आया है। सुर्खियों में मतलब यानी कि अभी कटाव की इतनी चर्चा नहीं है और अपने प्राकृतिक स्वरूप में था। यानी कि जो अभी जो कटाव था वो टूरिस्ट स्पॉट नहीं बना था और वह अपने भी प्राकृतिक स्वरूप में ही था। वहाँ पर कोई भी अतिक्रमण नहीं हुआ था। कटाव जो लायुंग से 500 फीट की ऊंचाई पर था और करीब 2 घंटे का सफ़र था वहाँ तक जाने के लिए। वह नवयुवक मुझे बतिया रहा था, यानी कि बता रहा था, और उसकी घरवाली पत्नी अपने छोटे से लकड़ी के घर के बाहर हमें उत्सुकतापूर्वक देख रही थी कि तभी गाय ने आकर बाहर थैले में रखा उसका महुआ गुड़ुप कर लिया। गुड़ुप करना यानी निगल लिया उस गाय ने। मीठी झिड़कियां देकर उसने गाय को भगा दिया था। उम्मीद, आवेश और उत्तेजना के साथ अब हमारा सफर कटाव की ओर, यानी लेखिका अब कटाव की ओर जा रही थी। उम्मीद के साथ, आवेश के साथ और बहुत ही उत्तेजना के साथ। कटाव का रास्ता और भी खतरनाक था और उस पर फिर धुंध और बारिश भी थी। जितेन लगभग अंदाज से ही गाड़ी चला रहा था, यानी कि अंदाजे से ही गाड़ी चला रहा था। पहाड़, पेड़, आकाश, घाटियां, सब पर बादलों की एक परत थी। सब कुछ बादल में था। बादलों को चीरकर निकलती हमारी जीप। खतरनाक रास्तों के एहसास ने हमें और मौन कर दिया था, चुप कर दिया था, और उस पर बारिश होने लगी। एक चूक और सब खलास, यानी एक चूक और सब कुछ खत्म। सांस रोके हम धुंध और फिसलन भरे रास्ते पर संभल संभल कर आगे बढ़ती जीप को देख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे हमारी सांस अंदर ही रुक गई हो। हमारी सांस लेने की आवाज़ों के सिवाय आसपास जीवन का कोई भी पता नहीं था। फिर नज़र पड़ी बड़े बड़े शब्दों में लिखी एक चेतावनी पर, इफ़ यू आर मैरिड, डाइवोर्स स्पीड। थोड़ी ही दूर आगे बढ़े कि फिर एक चेतावनी, दुर्घटना से देर भली, सावधानी से मौत टली। यानी दुर्घटना से तो देर अच्छी है, सावधानी के साथ चलिए। करीब आधे रास्ते बाद, यानी आधा रास्ता तय करने के बाद धुंध कुछ छटी और साथ ही सृष्टि और हमारे बीच फैला सन्नाटा भी टूट गया। नार्गे उत्साहित होकर कहने लगा, कटाओ हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है। मेरी सहेली मणि स्विट्जरलैंड घूम घूम आई थी और उसने तुरंत ही प्रतिवाद किया, नहीं, स्विट्जरलैंड भी इतनी ऊंचाई पर नहीं है और ना ही वह इतना सुंदर है। लेखिका आगे कहती हैं कि हम कटाव के करीब आ रहे थे क्योंकि दूर से ही बर्फ से ढके पहाड़ दिखने लगे थे। पास में जो पर्वत थे वे आधे हरे और आधे काले दिख रहे थे। लग रहा था जैसे किसी ने इन पहाड़ों पर पाउडर छिड़क दिया हो। कहीं पाउडर बची रह गई हो और कहीं वह धूप में बह गई हो। नार्गिन ने उत्तेजित होकर कहा, देखिए एकदम ताज़ा बर्फ है, लगता है रात में ही गिरी है ये बर्फ। थोड़ा और आगे बढ़ने पर अब हमें पूरी तरह बर्फ से ढके पहाड़ दिख रहे थे। जब वे और आगे बढ़े तो अब उन्हें पूरे पहाड़ बर्फ से ढके हुए दिखाई दिए, साबुन की झाग की तरह सब और गिरी हुई बर्फ। मैं जीप की खिड़की से मुंडी यानी कि निकाल निकाल कर दूर तक देख रही थी। जो पहाड़ थे वे चांदी से चमकते हुए दिख रहे थे। एकाएक जितेन ने पूछा, कैसा लग रहा है? तो मैंने जवाब दिया, राम रोछो, यानी कि सब अच्छा लग रहा है, अच्छा ही अच्छा लग रहा है। वह उछल पड़ा, ये सुनकर वह उछल पड़ा, अरे ये नेपाली बोली कहाँ से सीखी है आपने? अपनी भाषा के गर्व से उसकी आंखें और भी चमक उठी, चेहरा उसका इतराने लगा और तभी किसी चमत्कार की तरह हल्की हल्की बर्फ एकदम महीन महीन मोती की तरह गिरने लगी। यानी लेखिका को ऐसे प्रतीत हुआ कि जैसे चमत्कार हो गया हो, जब छोटी छोटी बर्फ
उन्हें गिरती हुई दिखाई दी। तिमरो माया सेंधे मलाई सताऊंच, तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है। चहुं ओर बिखरी ये बर्फीली सुंदरता, यानी कि चारों ओर ये जो सुंदरता बिखरी हुई थी, बर्फीली सुंदरता, जितेन के मन पर भी थाप लगाने लगी थी और वह प्रेम की झील में तैरते हुए झूम झूम कर वह गाने लगा था। हम सभी सैलानी अब जीप से उतरकर बर्फ पर कूदने लगे थे। यहाँ बर्फ सर्वाधिक थी, घुटनों तक नरम नरम बर्फ ही फैली हुई थी। ऊपर आसमान और बर्फ से ढके पहाड़ एक हो रहे थे और जो उनमें से कई सैलानी थे, यानी कई पर्यटक तो थे, वह बर्फ पर लेटकर हर लम्हे की रंगत को कैमरे में कैद करने में लगे हुए थे। मेरे पांव झनझन करने लगे थे, पर मन वृंदावन हो रहा था, यानी कि वह थक गई थी लेकिन फिर भी उनका मन वृंदावन हो रहा था। भीतर जैसे देवता जाग गए थे और ख्वाहिश हुई, यानी इच्छा हुई कि मैं भी बर्फ पर लेटकर इस बर्फीली जन्नत को जी भर करके देखूं। पर मेरे पास बर्फ पर पहनने वाले लंबे लंबे जूते नहीं थे। जो लेखिका थी उनके पास बर्फ पर पहनने वाले जूते नहीं थे, वह उन्हें लेकर नहीं गई थी। उन्होंने चाहा कि किराए पर ले लूं, पर कटाओ युमथांग और झांगू लेक की तरह टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। इस कारण यहाँ झांगू की तरह दुनिया भर की तो क्या एक भी दुकान नहीं थी। खैर, दनादन फोटो खिंचवाने की बजाय, यानी कि फोटो खिंचवाने की बजाय मैं उस सारे परिदृश्य को अपने भीतर लगातार खींच रही थी, अपने मन के अंदर समा रही थी, जिससे महानगर के डार्क रूम में इसे फिर से देख सकूं। संपूर्णता के उन क्षणों को, उन पलों में यह हिम शिखर, यानी बर्फ से ढका हुआ जो पहाड़ था, मुझे मेरे आध्यात्मिक अतीत से जोड़ रहे थे। शायद ऐसी ही विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी, उन्होंने सोचा। जीवन के सत्यों को खोजा होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः का महामंत्र पाया होगा। अंतिम संपूर्णता का प्रतीक वह सौंदर्य, ऐसा कि बड़ा से बड़ा अपराधी भी इसे देख ले तो क्षणों के लिए ही सही करुणा का अवतार बुद्ध बन जाए। यानी कि वहां पर इतना सौंदर्य बिखरा हुआ था, इतनी सुंदरता फैली हुई थी कि यदि बड़े से बड़ा अपराधी भी उसे देख ले तो एक क्षण के लिए ही सही, पर वह भी करुणा का अवतार बुद्ध की तरह बन जाए। और तभी दिमाग में कौंधा, यानी उन्हें विचार आया कि मिल्टन ने ईव की सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखा था कि शैतान भी उसे देखकर ठगा सा रह जाता था और दूसरों का अमंगल करने की वृत्ति को भूल जाता था। मैंने मणि से पूछा, जो लेखिका थी, उन्होंने अपनी सहेली से पूछा, क्या उसने पढ़ी है मिल्टन की वह कविता? पर मणि उस समय किसी दूसरे ही सवाल से जूझ रही थी, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया। वह एकाएक दार्शनिकों की तरह कहने लगी, जैसे दार्शनिक बोलते हैं वह इस तरह बोली, ये हिम शिखर जल स्तंभ हैं, यानी जल के स्तंभ हैं, पूरे एशिया के जल स्तंभ हैं। देखो प्रकृति भी किस नायाब ढंग से सारा इंतजाम करती है, यानी कि किस अनूठे तरीके से सारा इंतजाम करती है। सर्दियों में बर्फ के रूप में जल संग्रह कर लेती है और गर्मियों में पानी के लिए जब तराही तराही मचती है चारों ओर, तो ये ही बर्फ शिलाएं पिघल पिघल कर जलधारा बन हमारे सूखे कंठों को, इन सूखे गलों को तरावट पहुंचाती है, अपने हमारी पानी की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। कितनी अद्भुत व्यवस्था है यह जल संचय की, प्रकृति की यह कितनी अद्भुत व्यवस्था है, वह कह रही थी। मणि ने अभिभूत हो माथा नवाया, यानी अपना सर झुकाया। जाने कितना ऋण है हम पर इन नदियों का, इन शिखरों का। संसार कितना सुंदर है। स्वप्न जगाते उन लम्हों को मैंने सोचा, यानी उन्होंने सोचा कि यह संसार जो है वह कितना सुंदर है। पर तभी उदासी की एक झीनी सी परत मुझ पर छा गई, वे उदास हो गई। उड़ते बादलों की तरह पत्थर तोड़ती उन पहाड़ी औरतों का ख्याल आ गया। आत्मा की अनंत परतों को छीलता हुआ हमारा यह सफर थोड़ा और आगे बढ़ा कि तभी देखा इक्की दुक्की फौजी छावनियां, यानी वहां पर उन्हें फौजी छावनियां दिखाई दी एक दो। ध्यान आया कि यह बॉर्डर एरिया है, थोड़ी दूरी पर ही चीन की सीमा है। एक फौजी से मैंने कहा, उन्होंने एक फौजी से कहा, इतनी कड़कड़ाती ठंड में,
यानी उस समय तापमान वहाँ का जो था वो -15 डिग्री सेल्सियस था। ऐसी ठंड में आप लोगों को यहाँ पर बहुत तकलीफ होती होगी। वह फौजी जो था वह हंस दिया और उसकी हंसी जो थी वो एकदम उदास हंसी थी। और बोला कि आप चैन की नींद सो सकें इसलिए तो हम यहाँ पर पहरा दे रहे हैं। फेरी भेटूला, फिर मिलेंगे कहते हुए जितेन ने जीप चालू कर दी। थोड़ी देर बाद ही फिर दिखी एक फौजी छावनी और जिस पर लिखा था वी गिव अवर टुडे फॉर योर टुमारो। उनका मन उदास हो गया और उनके अंदर कुछ पिघलने लगा। महानगर में रहते हुए उन्हें कभी ध्यान ही नहीं आया कि जिन बर्फीले इलाकों में वैसाख के महीने में भी 5 मिनट में ही हम ठिठुरने लगे थे, हमारे ये जवान पौष और माघ में भी ठंड के मौसम में भी, जबकि सिवाय पेट्रोल के सब कुछ जम जाता है, यहाँ पर तैनात रहते हैं। और जिन संकरे घुमावदार और खतरनाक रास्तों से गुजरने भर में हमारे प्राण कांप उठे थे, हम उन रास्तों को बनाने में जाने कितनों ने जीवन अपनी मियाद के पूर्व ही खत्म हो गए होंगे। यानी उन रास्तों को बनाने में जाने कितने लोग ही बेमौत मारे गए होंगे। मेरे लिए यह यात्रा सचमुच ही एक खोज थी। यानी लेखिका कहती हैं कि उनके लिए ये यात्रा सचमुच ही एक खोज यात्रा थी। उनका पूरा सफ़र चेतना और अंतरात्मा में हलचल मचाने वाला था। उनके अंदर एक हलचल मची हुई थी। बहरहाल अब हम लायुंग वापस लौटकर फिर युमथांग की ओर चले। उन्होंने कहा कि आखिर अब हम लायुंग से वापस लौटकर फिर युमथांग की ओर गए। जितेन कुछ दिन पूर्व ही नेपाल से ताज़ा आया था। वह जितेन जो उनका जो ड्राइवर था वह कुछ दिन पहले ही नेपाल से आया था। युमथांग की घाटियों में एक नया आकर्षण और जुड़ गया था। यानी यहाँ पर बहुत सारे ढेरों ढेर प्रियुता और रूडोडेंड्रो के फूल थे। जितेन बताने लगा, बस 15 दिनों में ही देखिएगा पूरी घाटी फूलों से इस कदर भर जाएगी कि लगेगा कि फूलों की सेज सजी हुई हो। यहाँ रास्ते अपेक्षाकृत चौड़े थे। यानी लायुंग की अपेक्षा कटाव की अपेक्षा यहाँ पर रास्ते चौड़े थे। इस कारण खतरों का एहसास भी कम हुआ। इन घाटियों में कई बंदर भी उन्होंने देखे। कुछ अकेले थे तो कुछ अपने बाल बच्चों के साथ थे। बहरहाल घाटियों, वादियों, पहाड़ों और बादलों की आंख मिचौली दिखाती पहाड़ी कबूतरों को उड़ाती हमारी जीप जब युमथांग पहुंची तो हम थोड़े निराश हो गए। उन्हें निराशा हुई। बर्फ से ढके कटाव के हिम शिखरों को देखने के बाद युमथांग थोड़ा फीका लगा। यहाँ पर उन्हें बर्फ नहीं दिखी इसलिए थोड़ा फीका लगा और यह भी एहसास हुआ कि मंजिल से कहीं ज़्यादा रोमांचक होता है मंजिल तक का सफ़र। यानी मंजिल पर पहुँचने से ज़्यादा रोमांच तो वहाँ तक पहुँचने के रास्तों में होता है, सफ़र में होता है। बहरहाल युमथांग में चिप्स बेचती, यहाँ पर उन्हें युमथांग में एक चिप्स बेचती एक सिक्किम की युवती से उन्होंने पूछा, क्या तुम सिक्किमी हो? इस पर उसने जवाब दिया, नहीं, मैं इंडियन हूँ। यह सुनकर बहुत अच्छा लगा। सिक्किम के लोग भारत में मिलकर अब बहुत खुश हैं। जब सिक्किम स्वतंत्र रजवाड़ा था, यानी जब भारत का हिस्सा नहीं था, तब टूरिस्ट उद्योग इतना नहीं फला फूला था। हर एक सिक्किमी भारतीय आबोहवा में, यानी हर एक सिक्किम का युवक भारत की आबोहवा में इस कदर घुल मिल गया है कि लगता ही नहीं कभी सिक्किम भारत में नहीं था, यानी भारत का हिस्सा नहीं था। अब ऐसा नहीं लगता है। जीप में बैठने को हुए वे फिर अब वापसी के लिए जीप में बैठने को हुए कि एक पहाड़ी कुत्ते ने उनका रास्ता काट दिया। मणि ने बताया, ये पहाड़ी कुत्ते हैं, ये भौंकते नहीं हैं, ये सिर्फ चांदनी रात में ही भौंकते हैं। इस पर लेखिका ने विस्मय और अविश्वास से कहा, क्या? और वह विस्मय और अविश्वास से उसे सुनती रही। क्या समुद्र की तरह कुत्तों पर भी पूर्णिमा की चांदनी कामनाओं का ज्वार भाटा जगाती है? खैर, लौटती यात्रा में जीप में भी जितेन हमें रकम की जानकारी देता रहा, यानी तरह तरह की जानकारियाँ देता रहा। मैडम, यहाँ एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक के फुटप्रिंट हैं। कहते हैं यहाँ गुरु नानक की थाली से थोड़े से चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे। जिस जगह चावल छिटक कर गिरे थे वहाँ चावल की खेती होती है, ऐसा उसने बताया। और करीब 3-4 किलोमीटर बाद ही उसने फिर अपनी उंगली दिखाई। मैडम, इसे खेदुम कहते हैं।
ये पूरा लगभग 1 किलोमीटर का एरिया है, उसने दिखाया। यहाँ देवी देवताओं का निवास है। यहाँ जो गंदगी फैलाएगा वह मर जाएगा। तुम लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते? उन्होंने पूछा। उसने जीभ निकालते हुए कहा, नहीं मैडम, पहाड़, नदी, झरने, हम इनकी पूजा करते हैं। इन्हें गंदा करेंगे तो हम मर जाएंगे। तो फिर लेखिका ने कहा कि तभी गैंगटोक इतना सुंदर है। तो फिर जितेन बोला, गैंगटोक नहीं मैडम, गंतोक कहिए। इसका असली नाम तो गंतोक है। गंतोक का मतलब होता है पहाड़। लेखिका अब उससे कुछ और सवाल पूछती, इससे पहले ही वे फिर चालू हो गया, यानी बोलने लगा। मैडम, युमथांग भी पहले टूरिस्ट स्पॉट नहीं था, उसने बताया। यह तो सिक्किम जब भारत में मिला उसके भी कई वर्षों बाद भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता के दिमाग में आया कि यहाँ सिर्फ फौजियों को रखकर क्या होगा, इससे क्या फ़ायदा। घाटियों के बीच रास्ते निकालकर इसे टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सकता है। आप देखिए, अभी भी रास्ते बन रहे हैं, उसने बताया। हाँ, रास्ते अभी भी बन रहे हैं। नए नए स्थानों की खोज अभी भी जारी है। शायद मनुष्य की इसी असमाप्त खोज का नाम सौंदर्य है। यानी जो मनुष्य की इस कभी ना समाप्त होने वाली खोज है, उसी का नाम सौंदर्य है, सुंदरता है। मन ही मन वे सोचती हैं और जीप आगे बढ़ने लगती है। यहाँ पर साना साना हाथ जोड़ी पाठ खत्म होता है। आशा है आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।